वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मास्टर सीरीज का पार्ट 12। अगर आपने पिछले पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो भाई लोगों आप कर क्या रहे हैं, इतनी देर हो गई। उनको देखिए तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि पैनी को ये पता चल गया था कि जिना वही लड़की है जो कुछ साल पहले ली के घर में काम करती थी जब ली देख नहीं सकता था। पर फिलहाल जिना किसी दूसरे नाम से डोडो ग्रुप में काम कर रही है, इसलिए जिना को देखकर वो जरा शॉक हो रही थी और ली ने पूछा कि तुम इसे इतना घूर क्यों रही हो। चलिए पार्ट 12 की शुरुआत में दिखाते हैं कि पैनी कहती है हाँ कुछ नहीं, फोन पर किसी से बात कर रही थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहकर वो चली जाती है। अब दोस्तों ली जिना से इस बच्ची के बारे में और केन्या के बारे में पूछता है। जिना बताती है कि केन्या उस एमएलए की वाइफ है जो कभी डोडो ग्रुप में काम किया करता था। केन्या कह रही थी कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि डोडो ग्रुप के लोगों ने उसको मार डाला था। यही नहीं, डोडो ग्रुप T9 लीकेज और उसके खतरों के बारे में भी बहुत कुछ छुपा रहा है और डोडो ग्रुप के खिलाफ काफी एविडेंस था जो केन्या के पति के मोबाइल में था, लेकिन अब वो मोबाइल गायब है। सच को सामने लाने के लिए केन्या बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और बहुत दुख की बात है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी सिलसिले में पूछताछ करने हम उस विटनेस के घर गए थे, पर वो भी एक्सीडेंट में मारा गया। बस तो दोस्तों ली अब उस मोबाइल की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है। पैनी अपने असिस्टेंट से कहती है कि देखो किसी भी हाल में ली को जिना की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर बदले की आग है तब तक हम जी भर के पैसा कमा पाएंगे। अगर उसे पता चल गया कि जिना ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है तो उसका ध्यान भटक जाएगा और फिर हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। असिस्टेंट भी कहता है कि ठीक है मैडम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिना हमेशा ली को चैंगी समझे और ली भी कभी जान ना पाए कि ये वही लड़की है जो मेरे ऑफिस में कभी काम करती थी। लेकिन दोस्तों उसकी ये आखिरी बात को ना जिना का भाई पकड़ लेता है और बार बार यही दोहराता है कि चैंग की असली आइडेंटिटी कभी जिना को पता नहीं चलेगी, चैंग की असली आइडेंटिटी कभी जिना को पता नहीं चलेगी। चलिए आ जाइए, अब ली को दिखाते हैं तो जेजे उसे कॉल करता है तो ली उससे मिलने जाता है। वहाँ पता चलता है कि जेजे ने डोडो ग्रुप और नाथन के खिलाफ सारा एविडेंस जो ली ने कलेक्ट किया था ना, वो सब चार्ल्स के हवाले कर दिया था जो कि डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर का लॉयर है। ली बिल्कुल हैरान होता है कि जेजे ऐसा क्यों कर रहा है। तब जेजे ली से पूछता है कि बॉबी के उस लॉकर में क्या तुमने एक मोबाइल देखा था। ली तो सच बता देता है कि हाँ देखा था और शायद उसमें T9 के बारे में सारी डिटेल्स थी। अब ली कंफ्यूज होता है कि जेजे नाथन को इतनी बुरी तरह फंसाना क्यों चाहता है। तभी चार्ल्स कहता है कि एविडेंस के आधार पर मैं जल्द ही नाथन को अरेस्ट करवा दूंगा। यहाँ से दोस्तों ली जेजे को उसके घर छोड़ने जाता है और लगता है उसने खूब पी रखी है। ली पूछता है एक बात बताइए ना, आप वैसे नाथन को अरेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं। जेजे नशे में कहता है कि उसने ऐसी गलतियां की है और उसे उन गलतियों की सजा भुगतनी ही तो होगी। दोस्तों ली ना उसकी सारी बात को रिकॉर्ड कर रहा था। पर सर आप जो कर रहे हैं वो क्या डोडो ग्रुप के साथ गद्दारी नहीं है। कैसी गद्दारी, कुछ दिनों में तो डोडो ग्रुप मेरा हो जाएगा बेटा, फिर तुम देखना। यहाँ से दोस्तों ली जेजे को घर छोड़ देता है और फिर उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है कि ये सब करने के पीछे इस जेजे का असली मकसद क्या हो सकता है। यहाँ से सीधा जिना को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड से मिलने आती है। असल में वो एक लॉयर भी था। जिना कहती है प्लीज आपके इंडिया के पक्ष में कोर्ट में लड़ेंगे तो हम उसे बचा सकते हैं, पर वो कहता है मुझे पहले से पैसों की तंगी है और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं मुफ्त में ये केस लड़ूं। जिना कहती है कि अगर आप ये केस फ्री में लड़ोगे तो सोचिए आपका कितना नाम होगा। पर वो कहता है कि नाम कमा कर मैं क्या करूंगा, उससे 2 वक्त की रोटी थोड़ी ना मिलेगी मुझे, मैं नहीं लड़ूंगा ये केस। अगले दिन की बात है, जिना ऑफिस में जाती है और लिफ्ट के लिए वेट कर रही होती है। तभी नाथन आता है और जिना को सर से पैर तक अजीब नजरों से देखता है और कहता है कि आज तो तुम वाकई काफी स्मार्ट लग रही हो। ये सारी चीज दोस्तों दूर से एंड्रयू देख रहा था। अब नाथन अपने असिस्टेंट से कहता है कि सुनो मुझे एक लेडी सेक्रेटरी की जरूरत है ना, जिना को तुम वो जॉब दे दो। पर असिस्टेंट कहता है कि सर आपकी तो पहले से एक सेक्रेटरी है। वो भी कह देता है कि तो उसको हटाओ, जिना को वो जॉब दे दो चुपचाप। जिना भी घबरा कर कहती है नहीं सर मुझे सेक्रेटरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों जैसी लिफ्ट आती है तो नाथन और उसका असिस्टेंट अंदर चले जाते हैं। जिना नहीं जाती पर नाथन जिद करके उसको अंदर बुला लेता है। जिना की तो हालत खराब होती है कि न जाने ये मेरे साथ क्या क्या करेगा। पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले एंड्रयू अंदर आ जाता है और जिना और नाथन के बीच खड़ा हो जाता है। इस तरह वो नाथन से जिना को बचा लेता है। दोस्तों यहाँ ऑफिस में नाथन को एक शॉकिंग खबर मिलती है कि डोडो ग्रुप के केमिकल प्लांट का इंस्पेक्शन होने वाला है। नाथन तो गुस्सा हो जाता है कि बिना नोटिस भेजे कौन इंस्पेक्शन करवा रहा है ये, और कौन सर, आपकी लाडली बहन का क्या कराया है ये सब कुछ। नाथन तुरंत सिंडी से मिलने जाता है कि वो मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही है। वहाँ सिंडी मीटिंग में बैठकर अपने पिक्स पर आए कमेंट्स को पढ़ रही होती है। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए होते हैं तो वो उठकर कहती है कि मुझे पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं जो मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। इतने में नाथन आकर अकड़कर पूछता है कि तुमसे किसने कहा कि डोडो ग्रुप केमिकल्स का इंस्पेक्शन करवाना है। वो कहती है किसने कहा, इसमें तुम इतना डर क्यों रहे हो, इंस्पेक्शन तो एकदम नॉर्मल
बात है? कहीं तुम कोई खतरनाक केमिकल्स तो नहीं यूज कर रहे या फिर कोई काला धंधा करते हो तुम? क्या करते हो तुम? नाथन कहता है थोड़ा हड़बड़ा के, मुझे किस बात का डर, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। हाँ तो ईमानदारी से करते हो तो अच्छी बात है ना, फिर तो अभी इंस्पेक्शन होगा, अभी। ये कहकर वो मोजो से कहती है कि अभी के अभी इंस्पेक्शन की तैयारी करो। मोजो भी मान जाता है दोस्तों। नाथन तो बहस करने लगता है कि जल्द ये कंपनी मेरे नाम हो जाएगी तब देख लूंगा तुम्हें। अरे वाह, कंपनी तुम्हें देखकर मैं क्या अंगूठा चूस कर बैठी रहूंगी? मेरा भी इसमें हिस्सा है समझे। ये सब कुछ देखकर जे हंसने लगता है कि यही तो मैं चाहता था। वो एंड्रयू से कहता है कि देखा इन दोनों बेवकूफों को देखा तुमने, जल्द ही नाथन अरेस्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें नाथन की जगह मिल जाएगी। यहाँ से दोस्तों चार्ल्स को दिखाते हैं जो ली से कहता है नाथन को अरेस्ट करवाने के लिए हमें एविडेंस के तौर पर वो मोबाइल चाहिए जो बॉबी के लॉकर में है। तुम क्लब में उस वक्त जाना जब कम लोग होते हैं और मुझे खबर दे देना, मैं पुलिस को लेकर आ जाऊंगा और उस मोबाइल को निकाल लूंगा। इस तरह हम नाथन और बॉबी दोनों को पकड़ पाएंगे। ली भी दोस्तों वापस क्लब में जाता है, तब वहाँ पर बॉबी और उसके 2 आदमियों के अलावा और कोई नहीं होता। ली तुरंत चार्ल्स को कॉल करके बताता है। कुछ देर में बॉबी के ऑफिस में पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर आ जाती है। बॉबी तो चौंक जाता है कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आपके पास एविडेंस है क्या? वो कहते हैं कि एविडेंस तो तुम्हारे पास है, कहकर वो जबरदस्ती उससे लॉकर खुलवाते हैं। लेकिन ये क्या, लॉकर एकदम खाली। बॉबी तो हंसने लगता है कि कहाँ है तुम्हारा एविडेंस, अब क्या करोगे? इतने में उसके आदमी पुलिस को पकड़ लेते हैं और बॉबी वहाँ से दोस्तों भाग जाता है। तभी ली कैमरे के जरिए ये सब कुछ देख रहा होता है और बॉबी के पास जाकर कहता है कि बॉस जल्दी गाड़ी में चलिए वरना वो लोग आपके पीछे आ जाएंगे। वो भी खिड़की से अंदर कूद जाता है दोस्तों। दूसरी ओर नाथन, चेयरमैन, मोजो और सिंडी लिफ्ट में होते हैं और तभी नाथन का फोन बजता है। वो देखता है कि बॉबी कॉल कर रहा है एंड वो सोच में पड़ जाता है कि कॉल उठाऊं या फिर ना उठाऊं। सिंडी कहती है या तो कॉल अटेंड करो या फिर रिजेक्ट कर दो, कब से बज रहा है तुम्हारा फोन? नाथन हिम्मत करके कॉल अटेंड करता है और आराम से कहता है कि सॉरी रॉन्ग नंबर। पर इतने में बॉबी चिल्लाता है कि अरे भाई मैं हूँ बॉबी, मेरे ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी है, आप भी जल्दी से अपने ऑफिस से सारा एविडेंस मिटाकर बचकर कहीं भाग जाओ। ये सुनकर नाथन चिल्ला देता है कि अबे ये क्या बोल रहा है तू? चेयरमैन पूछता है कोई गड़बड़ कर दी तूने? कहता है नहीं पापा, एक जरूरी काम याद आ गया था, कहकर वो लिफ्ट को रोक कर उतर जाता है। फिर सीढ़ियों से ऊपर भागता है जहाँ उसका ऑफिस है। जैसे ही चेयरमैन लिफ्ट से नीचे जाता है तो सामने से चार्ल्स पुलिस को लेकर आ जाता है। नाथन का अरेस्ट वारंट भी निकल चुका था दोस्तों। वो चेयरमैन को बताता है कि आपका बेटा नाथन कई इलीगल बिजनेसेस करता है, उससे पैसे कमा रहा है वो और T9 केमिकल को अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा है। चेयरमैन तो बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसका बेटा ये सब कुछ कर रहा है। फिर वो अरेस्ट वारंट को लेकर नाथन को पकड़ने ऊपर आ रहे होते हैं। इसी बीच नाथन अपने ऑफिस जाता है और इलीगल बिजनेस और काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसका असिस्टेंट तो कुछ बॉन्ड पेपर्स भी शेडर के अंदर घुसाने वाला होता है तो नाथन कहता है इसे मत डिस्ट्रॉय करो, इन लोगों ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए इन्हें संभाल कर रखो। असिस्टेंट कहता है कि पागल मत बनो सर, अगर इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो बुरी तरह फंस जाओगे आप, कहकर वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लैपटॉप के सारे फाइल्स डिलीट कर दिए जाते हैं। इतने में दोस्तों चार्ल्स पुलिस को लेकर आ ही जाता है। फर्श पर कागज बिखरे पड़े होते हैं पर नाथन वो एकदम कैजुअली बैठकर कहता है कि ओह सॉरी, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आने वाले हैं, वैसे अचानक हुआ क्या? चार्ल्स कहता है ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट, कहकर वो नाथन को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। चेयरमैन चार्ल्स से कहता है कि देखो अगर मेरे बेटे ने गलती की तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर अगर मुझे ये पता चला कि तुमने उसे बेवजह अरेस्ट किया है तो मैं तुम्हारी कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब जेजे को देखिए, वो एकदम इनोसेंट की तरह चेयरमैन को दिलासा देता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, नाथन को कुछ नहीं होगा। हालांकि दोस्तों नाथन को अरेस्ट करने का प्लान तो उसी का था ना। तो दूसरी ओर ली बॉबी को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और तब न्यूज में दिखाते हैं कि नाथन को अरेस्ट कर लिया गया है। बॉबी कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। ली पूछता है एक बात बताइए, पुलिस किसी मोबाइल के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? बॉबी जरा चौंक जाता है कि ये इन सब के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर इतने में ली किसी तरह उसकी हथकड़ी खोल देता है। अब बॉबी को ली पर पूरा विश्वास हो जाता है दोस्तों। ली तुरंत बाहर जाकर जेजे को कॉल करता है कि वो फोन बॉबी के पास है पर उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है उसे। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसका पता लगाकर आपके हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर बॉबी के साथ कैजुअली बात करने लगता है। वहाँ चेयरमैन लॉयर से बात करता है कि नाथन को अरेस्ट क्यों किया गया, उसने किया क्या है, पर उसकी वाइफ कहती है ये पूछताछ तुम बाद में कर लेना, पहले मेरे बेटे को छुड़ाओ। तो चेयरमैन भी चिढ़कर कहता है कि तुम्हारे लाडले बेटे ने अगर कोई गलती नहीं की तो वो छोड़ देंगे उसको, वरना अगर उसने गलती की है तो भुगतने दो उसको अपनी सजा। वाइफ कहती है क्या कह रहे हो आप, आपका इकलौता बेटा है वो और उसके लिए आपको जरा भी फिक्र नहीं है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं अपने भाई से मदद मांग लूंगी। दोस्तों इनका भाई कोई और नहीं पॉलिटिशियन नेल है। चेयरमैन तो उसी समय उसको डांट देता है कि सुनो मेरी बात, उससे इस मामले में घसीटोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी, चुप हो जाओ। यहाँ से अब जेजे एंड्रयू से कहता है कि देखो देखो पुलिस नाथन को इंटरोगेट कर रही है, T9 लीकेज के केस में हमने केन्या को भी फंसा दिया और हमारा प्लान एकदम सही चल रहा है। एंड्रयू तो शॉक पे शॉक हो जाता है और पूछता है क्या T9 लीकेज आपने करवाया था? जेजे कहता है कि हाँ बिल्कुल,
ये मेरा बॉडीगार्ड है ना, इसने प्लांट में जाकर उस रात T9 टैंक खोला था। दोस्तों एंड्रयू घबरा कर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से एक वर्कर की जान चली गई, आपको पता भी है। जे तो हंसकर कहता है कि हमें आगे निकलने के लिए कई लोगों को कुचलना पड़ता है बेटा। जब मैं तुम्हें देखने अमेरिका आया था तब तुमने भी तो अपने सौतेले बाप को मार डाला था, याद है। एंड्रयू कहता है कि अगर मैं उससे नहीं मारता तो वो मेरी माँ को खत्म करने जा रहा था, याद है आपको। उसी तरह बेटा, उसी तरह अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं भी बुरी तरह फंस जाता, और मैं जो करता हूँ हम सबकी भलाई के लिए करता हूँ। दोस्तों अब जे का ये पहलू सुनकर एंड्रयू भी चौंक जाता है। यहाँ से जे अपना अगला मास्टर प्लान बनाता है कि अब हम केन्या के पक्ष में लड़ेंगे, और ऐसा करके वो केन्या को इस केस में इतना बुरा फंसा देगा कि वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। अगले दिन केन्या को दिखाते हैं जो जेल में है। लगता है उसे भी कैंसर है जिसकी वजह से वो टैबलेट्स खा रही होती है। तब जे उससे मिलने जाता है और कहता है देखिए आपके साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, उसके लिए डोडो ग्रुप जिम्मेदार है पूरी तरह से, इसलिए आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपके पक्ष में एक केस लड़ने का फैसला किया है, उसके लिए आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए बस। दोस्तों केन्या को भी मानना पड़ता है क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला कोई और तो था नहीं, पर इससे पहले कि वो साइन करती, जिना का वो दोस्त जो कि एक लॉयर भी है उसकी वहां पर होती है माह सेंट्री। वो कहता है कि मैंने बहुत सोचा है मैडम, और मैं बिना फीस के आपका केस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप इस पेपर पर साइन कीजिए। अब दोस्तों केन्या को तो पहले से ही जे पर भरोसा नहीं था, तो वो जिना के बताए हुए लॉयर के पेपर पर कर देती है साइन, और इस तरह वो ऑफिशियली केन्या का लॉयर बन जाता है। इस लॉयर का नाम है जॉन। तो अब जॉन को ऐसे प्रूफ कलेक्ट करने होंगे जिससे कि वो केन्या को बेकसूर साबित कर पाए। दूसरी ओर जिना हॉस्पिटल में केन्या की बेटी की बढ़िया देखभाल करती है, उसे खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ जिना देखती है। ये सब कुछ देखकर एंड्रयू बहुत इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से जिना को उस T9 केमिकल प्लांट के पास दिखाते हैं। असल में जिना को जानना है कि केन्या के खिलाफ जो एविडेंस पुलिस को दिए गए हैं उन्हें किस तरह तैयार किया गया होगा, और अगर सच में केन्या ने यहाँ पर आकर उस टैंक को खोला था तो उसने कैसे किया होगा, ये सारी चीजें उसे पता लगानी है। तो वो T9 कंटेनर के पास जाती है, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले वो अपने शूज उतार देती है क्योंकि उसे लगता है कि केन्या ने भी ऐसा ही किया होगा। तो वो ऊपर जाकर उस टैंक का वेल घुमाती है, एंड वो इमेजिन करती है कि केन्या के हाइट से अगर मैं देखूं तो वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाई होगी। वेल को घुमाने की कोशिश में जिना को एक बात पता चलती है। असल में जॉन ने जिना को बताया था कि केन्या का एक सूट मिला था जिस पर T9 के ट्रेसेस मिले थे। ये केन्या के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसी ने वेल खोला था। जिना तुरंत जॉन को कॉल करती है कि मैंने पता लगा लिया है, असल में केन्या ने वेल नहीं खोला था। टैंक का वेल बहुत ही हाइट पर है और केन्या की हाइट के हिसाब से बड़ी मुश्किल से उसका हाथ वहां पहुंचा होगा। अगर केन्या ने वेल खोला भी होगा तो लीकेज के वक्त T9 उसके सूट पर नहीं बल्कि उसके मुंह पर लगा होगा। मतलब किसी ने जानबूझकर उसके सूट पर वो T9 का स्प्रे किया होगा ताकि वो फंस जाए। और अब अगर हमने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी तो वो इनोसेंट हो जाएगी। इतने में दोस्तों गार्ड की आहट को सुनकर जिना भागने लगती है, लेकिन जल्दी अपने शूज वहीं छोड़कर भाग जाती है। खुशकिस्मती से एंड्रयू जिना को फॉलो कर रहा था और वो जिना के शूज को उठा लेता है। जिना बड़ी मुश्किल से चलकर अपनी कार तक पहुंचती है। तब एंड्रयू और उसके हाथ में अपने शूज को देखकर वो कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो कहता है देखो मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें फॉलो करने का, पर तुम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हो। मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो तुम्हें इससे क्या है, लाओ मेरे शूज, कहकर वो शूज छीन लेती है। पर दोस्तों उसके पैर पर चोट लगी होती है और खून भी निकल रहा था। एंड्रयू बहुत ही केयरिंग तरीके से उसके पैर को पानी से धो देता है और कहता है थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, टेंशन मत लो। जिना को दोस्तों उसका केयरिंग नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है ऐसे में तुम कार कैसे चलाओगी, दो चाबी मुझे दो, मैं ड्राइविंग करूंगा। फिर वो कार का दरवाजा खोलता है और यहाँ तक कि जिना को उठाकर कार में बिठाता है। जिना को वैसे तो बड़ा अजीब लगता है कि हमेशा तो ये मुझे डांटता रहता है, पर यहाँ तो इसने कोई दूसरा ही अवतार ले लिया, बहुत बढ़िया। वो एंड्रयू से कह देती है कि तुम ना बाहर से तो बड़ा एटीट्यूड दिखाते रहते हो पर दिल के बहुत अच्छे लगते हो। एंड वो भी अकड़ कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा असली रूप तुमने अभी तक देखा नहीं है। जिना उसको चिढ़ाती है कि तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे हो, तुम्हें पता है। यहाँ से दोस्तों अब ली को दिखाते हैं जो बॉबी के साथ एक होटल रूम में है। असल में बॉबी शहर छोड़कर भागने वाला है क्योंकि पुलिस को इसके खिलाफ जो एविडेंस मिला है उसके बल पर इसे उम्र भर की जेल होगी। अब वो अपना बैंक बैलेंस वगैरह चेक कर रहा होता है पर पता लगता है उसके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं, अब वो एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। ली दोस्तों उसे और उकसाता है कि बॉस क्या आपके पास एक भी पैसा नहीं है, क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि अगर मैं आपको बचाऊंगा तो आप मुझे ढेर सारे पैसे देंगे, अब मैं क्या करूं बताओ। बॉबी कहता है कि अरे रोना बंद करो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास वो मोबाइल है जिसमें नाथन के खिलाफ इतना अच्छा खासा एविडेंस है, उसी से मैं नाथन को डरा धमकाकर उससे मुंह मांगी रकम ले सकता हूँ। बस दोस्तों ली को और चाहिए क्या था। इसी बीच ली को कोई कॉल आता है
और वो बॉबी से कहता है कि मैंने अपने दोस्त से आपके बच निकलने का रास्ता पूछा था, लगता है वो एक शिप अरेंज करने वाला है, मैं बस उससे बात करके आता हूँ। कहकर वो फोन को लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ बॉबी सोच में पड़ जाता है कि मेरे बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्मेशन दी होगी। उसे तो जेजे पर शक होता है, तो वो तुरंत अपने गुंडों को फोन लगाकर कहता है कि सुनो, जेजे को उठा लो और फिर देखते हैं उसका क्या करना है। यहाँ दोस्तों ली जेजे को ही कॉल करता है और कहता है कि मैं बॉबी को शिप में ले जाने के बहाने आपके पास ले आऊंगा, आप उसे पकड़ लेना और वो मोबाइल भी छीन लेना जिसमें एविडेंस है। कहकर वो फिर कमरे में जाकर बॉबी के आगे एक्टिंग शुरू कर देता है कि बॉस, मेरे दोस्त ने चाइना जाने वाले एक शिप में आपका टिकट कटवा लिया है, वहाँ जाकर आप सेफ रहेंगे, पर जाने से पहले इस मोबाइल का एविडेंस दिखाकर पैसे जरूर ले जाइए, वरना मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो ना आप। इसी बीच दोस्तों जेजे अपने घर पहुंचता है, पर तब बॉबी के गुंडे उसको पकड़कर पीट देते हैं, उसे कार में धकेल देते हैं। यहाँ बॉबी किसी को कॉल करता है और बताता है कि मोबाइल उसी जगह पर डिलीवर कर दो। ली पूछता है कि सर, वैसे आपने वो मोबाइल छुपा के कहाँ रखा हुआ है, आप मुझे बताएंगे तो मैं भी कभी उस मेथड को आजमा लूंगा, मतलब आप जैसे बड़े लोगों से मैं कुछ तो सीख पाऊंगा कम से कम। एंड बॉबी भी उससे इम्प्रेस होकर कहता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उस फोन को ले जाकर एक जगह गिरवी रख दिया है, मैंने उसी को कॉल किया है, वो उस मोबाइल को मेरी बताई हुई जगह पर डिलीवर करने वाला है। इतने में बॉबी के आदमी उसे कॉल करते हैं कि हमने जेजे को उठा लिया। यहाँ बॉबी ली से कहता है कि शिप तक पहुंचने से पहले हमें एक और जगह जाना है, चलोगे? कहकर वो ली को एक जगह लेकर जाता है। ली की लोकेशन को दोस्तों यहाँ चार्ल्स ट्रैक कर रहा होता है और सोचता है कि शिप जाने के बजाय ये कहाँ जा रहा है, तो वो भी ली की कार को फॉलो करने लगता है। अब बॉबी ली को एक बिल्डिंग के पास कार रोकने को कहता है। वहाँ बॉबी के आदमी दोस्तों जेजे को भी लेकर आ गए थे। तब बॉबी जेजे से कहता है कि उस दिन तो बहुत अकड़ रहे थे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। जेजे दोस्तों ली को देखकर हो जाता है शॉक। ली की भी समझ में नहीं आता कि वो रिएक्ट करे तो करे कैसे। और यहाँ पर होता है पार्ट 12 का दी एंड। बॉबी ने जेजे के साथ क्या किया, क्या ये लोग बॉबी से वो मोबाइल लेने में सफल हुए, और क्या ली और जेजे बॉबी को अरेस्ट करवाने में सफल हुए? वेल, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 13 में, जिसका हमें और आपको करना होगा बस एक दिन का इंतजार। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज जारी रहे तो बस सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।